नमस्कार और आपका स्वागत है द वायर के साथ इस खास बातचीत में। आज हम हैं कैराना में, जहां पर मतदान होगा उपचुनाव के लिए 28 तारीख को। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सुधीर पवार, जो कि स्टेट प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। नमस्कार पवार साहब, स्वागत है आपका। अ, मेरा पहला सवाल ये है कि आप कैराना में काफ़ी वक्त से कैंपेनिंग कर रहे हैं और आप खुद शामली से हैं, जो कैराना क्षेत्र में ही आता है। तो क्या माहौल देख रहे हैं? अब राष्ट्रीय लोकदल की कैंडिडेट यहाँ पर हैं तबस्सुम हसन। तो कैसा लोगों का रिस्पांस रहा है उनके लिए, और क्या उम्मीदें हैं आपको इस चुनाव से? जो पहला जो बदलाव दिख रहा है 2014 से और अब, वो ये है कि सरकार के खिलाफ, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त असंतोष है लोगों में। और वो इस वजह से है कि जो वायदे किए गए थे 2000 लोकसभा चुनाव में, 2014 में और 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें प्रमुख हैं कि गन्ने का पेमेंट टाइम से होगा 14 दिन के बाद, ये उन्होंने 2017 में वायदा किया था। 2014 में वायदा किया गया था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। वो दोनों पूरा ना होने पे यहाँ का ज़्यादातर जो वोटर है वो किसान या खेत मजदूर है, उन दोनों में असंतोष है। तो भाजपा की हम कैंपेन देख रहे हैं, जैसे ये वाले मुद्दों को ओवरकम करने के लिए भाजपा ने ये बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पिछले 1 डेढ़ साल में बेहतर हुई है जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। उन्होंने, संजीव बालियान ने और कई और नेताओं ने भी उनके इनकाउंटर का जिक्र करा है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे असर पड़ा है। ज़्यादातर इनकाउंटर हमने इसी क्षेत्र में देखे हैं। तो हम भी कुछ किसानों से कल बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि भले ही हमारी आमदनी ना बढ़ी हो, वो तो वैसे भी कई सालों से नहीं बढ़ी, पर अब हम कम से कम सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक अपराध नियंत्रण के आंकड़े हैं जिन्हें सरकार ही अपने पास रखती है, सरकार ही प्रसारित करती है, उसमें कहीं ये नहीं लगता कि अपराध कम हुआ है। दूसरा, जो एनकाउंटर का, जो अपराध नियंत्रण का जो तरीका इन्होंने अपनाया एनकाउंटर का, वो दरअसल एक राजनीतिक रणनीति है। संघ का शुरू से ये मानना है कि मुस्लिम अपराधी होते हैं, उनका ये मानना होता है। तो एनकाउंटर से ये एक राजनीतिक रणनीति के तहत उनका एनकाउंटर किए गए। और अब तो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जिनमें उन लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सवाल उठाए हैं। दूसरा, जो नोएडा का केस था जिसमें एक यादव थे, उन्हें गोली मारी गई थी। दूसरा, फिर आपके कई और जगह से केस ऐसे हैं जहां पुलिस ने अपने प्रमोशन के लिए या लोगों में डर पैदा करने के लिए एनकाउंटर किए। तो अपराध नियंत्रण पूरी दुनिया मानती है, जो अपराध विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का सबसे ख़राब तरीका है। तो यदि ये सबसे ख़राब तरीके को अपनी गवर्नेंस मानते हैं तो मुबारक उन्हें। पर उससे एक परसेप्शन तो ये बना है कि इस सरकार ने कदम उठाए हैं सुरक्षा स्थिति को बेहतर करने के लिए। तो लोगों में भी ये भावना है कि सुरक्षा स्थिति के लिए कदम उठाए गए हैं, जो कि पहले खास तौर पे समाजवादी पार्टी सरकार से काफ़ी लोग खफा रहते थे इस बात पे ही कि समाजवादी पार्टी को एक गुंडों की पार्टी माना जाता था, कहा जाता था, लोग, ये आम बात होती थी। तो ये जो परसेप्शन इस बार ये बना है कि कि भाजपा ने काम किया है इस चीज़ को बदलने के लिए, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा स्थिति को बेहतर करने के लिए कदम उठाए हैं, अग्रसर कदम उठाए हैं। तो इसको कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, 1.5 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उस केंद्र में पिछले 4 साल से है। तो ऐसे कितने समाजवादी पार्टी के लोग उन्होंने रजिस्टर किए या जेल में डाले जो गुंडे थे। तो ये तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाया जाता है जिसमें संघ और भाजपा बहुत दिनों से लगे हुए, जो समाजवादी पार्टी को गुंडा पार्टी करार देते हैं। मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। तो ये एक नैरेटिव बना दिया गया कि जो भाजपा में नहीं है उसका जो वो अपराधी है। तो ये तो एक राजनीति करने का तरीका है उनका, और उसका कोई एक ना तो कोई आधार है, जो तथ्यगत जो आधार है वो भी नहीं है। और दूसरा, जो डाटा जो थाने के जो रजिस्टर हैं वो भी इसकी पुष्टि नहीं करते कि अपराध कम हुआ। हाँ, कुछ उन लोगों ने ये प्रचारित जरूर किया कि ये क्रिमिनल्स थे, इन्हें हमने मार दिया। वो अब जांच का विषय है, जांच में चीज़ें सामने आएंगी कि वो अपराधी थे या नहीं थे, वो एनकाउंटर असली था या नकली था, वो तो जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा। तो एक इसमें अहम मुद्दा यहाँ पर कैराना में ये भी है कि गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं तबस्सुम हसन, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे जो लड़ रही हैं, वो मुस्लिम हैं। तो
सीधा सीधा ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का सवाल नहीं बन जाता, जो कि हमने अक्सर देखा है कि भाजपा के लिए बेहतर रहती है ये चीज़ कि अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट है तो भाजपा के लिए आसान हो जाता है ये कहना और हिंदू वोट कंसोलिडेट करना। तो इससे क्या क्या सोचते हैं, क्या रणनीति है इससे डील करने के लिए? नहीं, देखिए, भाजपा ने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया हिंदू मुस्लिम बाइनरी का। तो जब एक जनता में नाराजगी भी है और विपक्षी दल एक साथ भी है, तो सबसे पहले ये था कि हम इस पॉलिटिकल नैरेटिव को ही खारिज करें लोगों की निगाह में, कि हम उसके जो उन्होंने पिच तैयार की, हम उन्हीं की पिच पे खेल के उन्हें हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट हमारा है। और कैंडिडेट का सिलेक्शन जो इलेक्शन होते हैं उसमें उसके जीतने की संभावना पे होता है। तो जो हमारा नेतृत्व है उसने फैसला किया कि ये कैंडिडेट यहाँ पे बेस्ट है, और हम कोई हिंदू मुस्लिम के विवाद में नहीं फंसना चाहते जब हम राजनीतिक टिकट देते हैं। हमारे यहाँ एक प्रतिनिधित्व सबके लिए है। ये फिर अंडरलाइन हुआ इस टिकट देने के बाद में कि हम हिंदू मुस्लिम के मामले में कोई भी भेद नहीं करते। सबको जिसकी जितनी हिस्सेदारी है जनतंत्र में, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। उनकी जाति धर्म कोई महत्व नहीं रखता। पर क्या आप इसको रिस्क मानते हैं, क्योंकि ये बाइनरी जो आपने जिस बाइनरी की बात करी, ये बिल्कुल एक तरह से उसी बाइनरी पे प्ले करता है, तो ये रिस्क है क्या, ये इस गठबंधन के लिए इस चुनाव में रिस्क है? नहीं, उन्होंने उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव है बाइनरी का। हमारा ये है कि हम समाज को ये नहीं मानते कि उसे राजनीतिक रूप से हिंदू मुसलमान में बांटा जा सकता है। रिस्क तो इसलिए नहीं है कि लोग समझ चुके अब, जो 2013 से उन्होंने जो विद्वेष फैलाया था, जो हिंदू मुस्लिम में बांटा था, अब लोग खुद ही दुखी होकर उसे कहते हैं कि नहीं, जो हमारे लिए मुद्दे महत्वपूर्ण है, आर्थिकी महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है, हमारे लिए नौकरी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए गन्ने का भुगतान महत्वपूर्ण है, तो वो तो उनका चला गया। तो हमें ये था कि जो राजनीति के मुद्दे बदलने चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम से बाहर आना चाहिए, और जो हमारा कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो भी इसे रेखांकित करता है। तो इस चुनाव में गठबंधन के लिए जब आप कैंपेनिंग पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो अहम मुद्दे क्या क्या हैं इस चुनाव में, कैराना के चुनाव में? देखिए, यहाँ का 90% किसान गन्ने की खेती पर निर्भर है, और गन्ने का जो मूल्य है वो राज्य सरकार तय करती है। उसमें एक गारंटर होती है राज्य सरकार, जिसमें एक करार होता है कि गन्ने का पेमेंट इस दर पे 14 दिन के बाद में ये सरकार का गारंटी है कि ये मिल करेगा। सरकार उसमें बुरे तरीके से विफल है वायदा करने के बाद भी। तो किसान के पास पैसा नहीं है। यदि किसान के पास पैसा नहीं है तो खेत मजदूर के पास पैसा नहीं है, खेत मजदूर के पास पैसा नहीं है तो बाजार में पैसा नहीं है। तो ये बड़ा विशेष सर्किल यहाँ पे शामली ज़िले में क्रिएट हो गया, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है या शहर है या इलाके हैं, वहाँ पे यदि किसान के पास पैसा नहीं आता तो पूरी व्यवस्था पंगु हो जाती है। दूसरा, यहाँ के जो मजदूर हैं, जो कुशल और अकुशल मजदूर हैं, दस्तकार हैं, वो मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए दिल्ली नोएडा में जाते थे। जो केंद्र सरकार की नीति है उसमें जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो बुरे तरीके से प्रभावित हुआ। नोएडा में सारा जो काम थे वो बंद हो चुके। तो वो लोग आके, जो कभी कुशल मजदूर थे, जो पैसा कमाते थे, अच्छी सैलरी जिनकी थी, वो आके यहाँ पे गांव में दोबारा खेत मजदूर बनने पे मजबूर हुए। हमारा जो लेबर इंस्टीट्यूट शिमला का है, उसका अभी एक स्टडी आई सामने कि 2014 से जो खेत मजदूर थे उनकी जो मजदूरी थी वो बढ़ने के बजाय कम हुई, इसमें निगेटिव ग्रोथ है। तो ये यहाँ की जो सरकार की नीति है उनके खिलाफ असंतोष है, वही मुद्दे हैं। दरअसल जो विपक्ष का गठबंधन है वो खाली जो सरकार के असंतोष में जो वोट पड़ते थे उन्हें स्प्लिट होने से रोकेगा, बस इतना फर्क है। बाकी जो चुनाव लड़ा जा रहा है या चुनाव में जो आधार है चुनाव लड़ने का, वो सरकार के खिलाफ असंतोष है, उसकी नीतियों के खिलाफ असंतोष है, जो वायदे पूरे नहीं कर पाए उनके खिलाफ असंतोष है। आपने गन्ने की बात करी, गन्ने का पेमेंट का इशू ये पहली बार नहीं हुआ है, लगभग हर साल ही होता है। फ़र्क इतना है कि भाजपा ने पिछले साल काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस पे प्रचार करा था, कहा था कि हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, जो कि नहीं हो पाया है। पर ये मुद्दा हमेशा रहता है, और हमने पिछले खासतौर पे 2-3 चुनाव में ये देखा है कि भले ही ये दिक्कत हो किसानों को, पर ये किसी वजह से चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। तो आपको लगता है इस बार वो बदलेगा? इस कैराना के उपचुनाव में क्या गन्ना फिर से एक बार चुनावी मुद्दा आएगा सामने? इस बार तो ये समस्या भी बड़ी है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2012 में जब ऐसी स्थिति आई कि चीनी सस्ती थी और गन्ने का दाम राज्य सरकार ने लागत के हिसाब से महंगा निर्धारित किया था, तो चीनी मिलों ने अपनी असमर्थता दिखाई थी कि हम इतना भुगतान नहीं कर सकते।
तब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने राज्य सरकार के बजट से 1800 करोड़ रुपया राज्य सरकार के खजाने से किसानों के सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। इस सरकार में अभी कोई ऐसी पहल होती हुई दिखाई नहीं देती। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वो 5.5 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को देंगे, लेकिन उससे भी जो हमारा उद्योग है, चीनी उद्योग, उसने कहा कि इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। तो आगे कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं देती। जो पहले भुगतान में डिले होता था, या जो लगता था कि भुगतान अभी नहीं कर पा रही मिले, तो उसमें एक विश्वास होता था कि कुछ दिन बाद में हो जाएगा। अब ना तो सरकार की तरफ से कोई पहल है, ना कोई आश्वासन है, और दूसरा ना मिल की तरफ से कोई आश्वासन है। तो इसलिए किसान में असंतोष अब की बार ज़्यादा है पिछले उसमें, क्योंकि सरकार कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो आपने जैसे किसानों के बीच आपने काम करा है काफ़ी वक्त से, आप प्रोफेसर भी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं कि भुगतान ना होने से एक किसान को समस्या, किसान परिवार को क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम ये पेमेंट का इशू हम हर बार सुनते हैं, पर हम शायद ये नहीं समझते कि इससे किसान को क्या समस्या आती है। नहीं, देखिए, जो खेती है हमारी, वो हर बार बजट में सरकार कृषि ऋण की सीमा बढ़ाती है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो इसने बैंक से कर्ज ना लिया हुआ हो। उसके सारे ड्यूज उसे देने होते हैं। बच्चे की पढ़ाई का खर्च है, शादी का खर्च है, सामाजिक खर्चे हैं, रोजाना का रहना सहना है, पेट्रोल डीजल है, वो सब तो पैसे से आता है ना। वहाँ तो कोई उधार नहीं होता, ना कोई उधार में स्कूल में एडमिशन होता, ना फीस में उधार होता, ना कोई डीजल उधार पे देता। तो ये जो उसकी उधार लेने की जो क्षमता थी अपने सामाजिक संबंधों से या महाजन से, वो भी चुक चुकी। तो अब किसान तो अपना जो गुस्सा है वो राजनीतिक जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें वोट से निकालता है, और दूसरा जो उसका जो तरीका है वो आंदोलन करता है। और दोनों चीज़ें यहाँ पे हुई। आंदोलन तो पहले हो चुके, चुनाव का मौका अब आया, तो शायद वो उसमें अपना आक्रोश प्रदर्शित करेगा। जहाँ तक समस्या होने की बात है, तो बिना पैसे के कोई भी जो समस्या हो सकती है वो सब किसानों के सामने है। शुक्रिया पवार साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।